जगदलपुर के शुरू करूं? छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही ऐतिहासिक और लोकप्रिय शहर जगदलपुर के पूरे मीडिया कर्मियों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज यहां जगदलपुर में जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष श्री मौर्य जी, रिजवी साहब, जावेद खान साहब, मतीन खान साहब, झा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथी, जगदलपुर के एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया के सभी सदस्य, मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं तो मुंबई से आ रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। फिर भी महाराष्ट्र में रहते हुए जो हम छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम पढ़ते रहते हैं, उसके आधार पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने मैं चाहूंगा कि प्रस्तुत करूं। बहुत जोर से प्रचार किया गया था 10 साल पहले, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। उसके नाम पे पूरे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई और हमने एक प्रधानमंत्री देख रहे हैं हम लोग आज। लेकिन सच पूछिए तो गुजरात मॉडल एक बहुत ही खोखला मॉडल था। ठीक उसकी तुलना में जब छत्तीसगढ़ मॉडल को आप ध्यान से देखें तो बड़ा एक ठोस किस्म का विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया है पिछले 5 वर्षों। मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों में अपने स्वर्ण काल के दौर से गुजरा है। खासकर 2-3 मोर्चों पे जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन उपलब्धियों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति धान किसानों की समस्याओं के आसपास रहती है। बहुत बड़े पैमाने पर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति या छत्तीसगढ़ का सामाजिक जीवन जो है वो आश्रित होता है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो कुछ किया वो एक अप्रत्याशित किस्म का काम है। तब राहुल गांधी जी अध्यक्ष हुआ करते थे 2018 में कांग्रेस पार्टी के, मुझे आज भी याद है। बतौर अध्यक्ष पिछले चुनाव में राहुल जी यहां पर आए थे और उन्होंने अनाउंस किया, जब घोषणा की कि धान के किसानों को उनका खरीद मूल्य 2,500 रुपये तक मिलेगा अगर हमारी सरकार आती है, तो छत्तीसगढ़ के लोग हंस रहे थे और इसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुनाई पड़ रही थी कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, ये संभव नहीं है। बीजेपी के लोगों ने तो लिटरली मजाक उड़ाया हमारा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि बघेल साहब ने 2500 से ज्यादा करके दिया। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद है, मेरे 2600 के आसपास कुछ हुआ, 2640 रुपए खरीद मूल्य निर्धारित करके दिया और जबरदस्त तरीके से धान की खरीदी हुई। धान के किसानों की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा गया। जो किसानों का कर्ज माफ करना था वो एक अलग महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन धान के किसान एकदम बम बम कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों में। उनकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ। यह मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल का सबसे बड़ा आकर्षक एक स्तंभ दिखता है। दूसरा जो विषय दिखता है वो खासकर जो आदिवासी समाज या फिर नक्सल प्रभावित एरिया, आदिवासी समाज, नक्सल प्रभावित एरिया या फिर जंगली क्षेत्रों में मुख्य मुद्दा था तेंदुआ का पत्ता।
तेंदू का पत्ता मेरे ख्याल से 250 रुपये बोरे खरीदे जाते थे। हमारी सरकार ने, बघेल साहब ने उसको 4000 रुपये प्रति बोरे किया और लगभग 60-65 ऐसे जो वन उपज थे उनका भी खरीद मूल्य निर्धारित किया और उसकी खरीद नियमित तौर पर रखी, ताकि जंगलों में रहने वाला जो हमारा आदिवासी समाज है या इस विषय से जुड़ा हुआ जो हमारा वर्कर है उसको सपोर्ट मिले और वो आत्मनिर्भर हो और उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ी। उसका नतीजा नक्सल क्षेत्रों में ही पड़ा। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। नक्सलाइट्स का जो आतंक है, उत्पात है, जो उग्रवाद है, वो पूरे देश के लिए एक चुनौती का विषय था। 15 वर्षों तक बघेल साहब के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन नक्सलिज्म पर वो जो नियंत्रण चाहिए था वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। उनके नीतियों में कोई ना कोई दोष रहा होगा, लेकिन बघेल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री ने नक्सलिज्म को, नक्सलाइटों को मारने या नक्सलिज्म के खिलाफ बहुत उग्र किस्म की कार्रवाई करने के बजाय कैसे इनको मुख्य धारा में लाया जाए, उस दिशा में बड़ी भूमिका निभाई। मुझे बताया गया कि लगभग 2000 के आसपास नक्सलाइटों का पुनर्वसन हुआ, यानी वो सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके आज एक सिविल लाइफ जी रहे हैं। ऐसे नक्सलाइटों को लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को, तो मैंने पढ़ा कहीं पे, मुझे जो फिगर दिया गया, उनको जेल से रिहा कराया गया, दोष मुक्त कराया गया, जिनको गलत कायदे, गलत केसेस में उनको अंदर डाल दिया गया। जो अनावश्यक रूप से मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें हमारे इस इलाके के जो रहिवासी थे, जो रेसिडेंट्स थे, वो मारे जा रहे थे। आदिवासी समाज पर नक्सलिज्म उन्मूलन के नाम पे जो उत्पात हो रहा था, जो उन पर अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को रोकने का काम किया और आखिरकार नक्सलवादियों का दिल जीतने का काम बघेल साहब ने किया पिछले 5 वर्षों में। उसका नतीजा ये है, आज भी है नक्सलिज्म, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म मुक्त हो गया है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लगभग 65-70% के आसपास कमी हुई है। अभी आगे और अचीव करना है, और अगर और अचीव करना है तो उसके लिए जो पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी ने जो एक रास्ता दिखाया या जो एक नीति निर्धारण किया, मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसी को फॉलो किया जाएगा। मतलब नक्सलियों का दिल जीतना है, गांव के गांव में जो नक्सलियों को समर्थन मिल रहा है उसको कम करना है, कैसे लोगों को मुख्य धारा में लाना है, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी जो उपज है, उनकी जो खेती है, उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो रोजगार का विषय, उसका कैसे समाधान ढूंढना है, इस विषय पर बहुत जोर दिया गया। ये 2 विषय बड़ा महत्वपूर्ण। तीसरा बड़ा विषय महिलाओं और युवाओं से जुड़ा विषय था। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए जो महिला समूह बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, उसका नतीजा यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं काफी हद तक आत्मनिर्भर होती हुई दिख रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। खुद केंद्र सरकार के एक मंत्री ने लोकसभा में अपने एक सवाल, एक एमपी के सवाल के जवाब में बताया कि लगभग 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी केंद्र सरकार से। तो कितने लोगों को नौकरी दी आपने पूछा गया तो बताया 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई है 9 वर्षों में। 8-8.5% के आसपास रेट है इस समय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, जो कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे वातावरण में जब महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी एक समस्या है, पूरे देश में समस्या है, उत्तर प्रदेश में समस्या है, बिहार में समस्या है, वेस्ट बंगाल में, इधर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ऐसे माहौल में आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अपने लोएस्ट पॉइंट पे, आधी फीसदी है यहां पे बेरोजगारी बढ़ने का दर। इसका मतलब हमारे मुख्यमंत्री ने नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की दिशा में एक जबरदस्त काम किया। एक आंकड़ा है उसका कि एग्जैक्टली कितना पैसा दिया गया है बेरोजगारों को। ये बेरोजगारी युवाओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, प्रति महीना दिया जा रहा है उनको भत्ता, और लगभग इसी कुछ कोई एक अच्छा खासा एक फिगर है। बिजली, महाराष्ट्र में बिजली फ्री नहीं है, आसपास कहीं फ्री नहीं दिखती।
ये नारा दिया था आम आदमी पार्टी ने, वो दिल्ली तक ही सीमित है, अभी पंजाब गए। लेकिन यहां पर पिछली बार राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ, और उसके बाद जो नतीजा निकला भारतीय जनता पार्टी साफ। ये दोनों वादों को निभाते हुए, दो वादों को हमने निभाया और एक वादा जनता ने निभाया था। तो बिजली बिल जो माफ किया गया उसमें लगभग 44 लाख लोगों को लाभ हुआ। लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल कांग्रेस सरकार ने अपनी तरफ से भरा, यानी सब्सिडी भरी है, यानी जनता के ऊपर उसका बोझ नहीं आने दिया। ऐसे में जैसा मैंने कहा आपको, और भी बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे गोबर खरीदने की जो योजना थी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इनोवेटिव आइडिया हिंदुस्तान में पिछले 50 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा था। इस सरकार को, भूपेश बघेल सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि एक बेहतरीन इनोवेटिव आइडिया थी, एकदम नया विचार था, और उसका नतीजा यह निकला कि जो गोवंश की रक्षा की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जो एक बहुत बड़ा मुखौटा है, तथाकथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के इस प्रोग्राम को फॉलो किया, उसकी कॉपी की, अपने अधिकारियों को यहां भेजा और इस पूरे विषय का अध्ययन करने के लिए बोला। और अब जैसे यहां पर गोबर खरीद योजना है, बिल्कुल उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर गोबर खरीद योजना लागू की गई। वो कितना कामयाब हुआ क्या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव कार्यक्रम, जन सामान्य का दिल जीतने का कार्यक्रम, हर वर्ग को यह एहसास दिलाने का कार्यक्रम कि आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं, आपके लिए यह सरकार है। अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन और उसका निराकरण, ये जो पिछले 5 वर्ष में हुआ, उसका नतीजा यह है कि आज इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक सत्ता में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हैं आपसे अपेक्षाएं बहुत होती है। जब अपेक्षाएं बहुत होती हैं तो संभव नहीं है कि सबकी अपेक्षाएं आप पूरी कर दे। कुछ लोगों की अपेक्षा पूरी करते हैं, कुछ लोगों की आप नहीं कर पाते। शायद पूरे देश में अभी इस समय भूपेश बघेल एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव मैदान में उतरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को देखते हुए, छत्तीसगढ़ मॉडल का जो बुनियादी आधार है, जिसके लाभान्वित लोग पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर हैं, उसे देखते हुए, उसको समझते हुए कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी इस लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में। मुझे ऐसा विश्वास है। हो सकता है 70-75 सीटें कांग्रेस पार्टी ले। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, क्योंकि बीजेपी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। हाँ, जो काम हम कर रहे हैं, जो योजनाएं हमारी सरकार लागू करी है, उन्हीं योजनाओं में जबरदस्ती ये केंद्र सरकार कर रही है। जैसे धान को बोनस देने का मामला हो, उसमें 1 पैसे का योगदान केंद्र का नहीं है। उल्टे एक फिगर मेरे पास आया है, बड़ा दुखद करने वाला वो फिगर है कि जो धान खरीदी का जो कार्यक्रम था, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एमओयू साइन किया, जिसमें प्रतिवर्ष 86 लाख टन चावल खरीदने का एमओयू किया था। लेकिन चूंकि इलेक्शन गोइंग स्टेट था अभी ये, और विरोधी दल की सरकार है यहां पे, तो किसी तरह से कांग्रेस की सरकार को बदनाम करो, उसको अड़चन में डालो, तो उससे सिर्फ 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। जबकि यही सरकार, केंद्र सरकार, कर्नाटक में जो हमारी नई कांग्रेस की सरकार आई है, उस सरकार को चावल नहीं दे रही है। क्या कह रही है कि हमारे पास चावल का स्टॉक खत्म हो गया। एक तरफ चावल का स्टॉक खत्म होने का ड्रामा, और कर्नाटक सरकार ने 35 लाख टन जो चावल मांगा वो मना कर दिया गया, क्योंकि वहां हम लोगों ने चावल फ्री में देने का एक
कार्यक्रम शुरू कर रखा है। तो जानबूझ के कांग्रेस की सरकार बदनाम हो, ये गरीबों को मुफ्त में चावल न दें, कम पैसे में चावल न दें, तो उनको फेल करने के लिए जो 35 लाख टन खरीदने की बात है, फ्री में नहीं मांग रहे। केंद्र सरकार ये कह के कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, नहीं दे रही है। दूसरी तरफ हमारे यहां छत्तीसगढ़ सरकार के पास चावल का भंडार है, हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 86 लाख टन खरीदेंगे, बावजूद इसके आप सिर्फ 61 लाख टन खरीद रहे हैं। ये जानबूझ करके आप राजनीति तो कर रहे हैं। आप भूपेश बघेल को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, कांग्रेस की सरकार को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसका लेकिन अंततः जो एट द एंड ऑफ द डे जो इसका इंपैक्ट होगा वो धान के किसानों पर होगा, छत्तीसगढ़ के किसानों पर। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशान हैरान करने के लिए इस प्रकार का फैसला करें, जबकि हमारी सरकार का फैसला है कि अगले साल, इस बार जब हम सरकार में आएंगे तो 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। अब उसके बाद उसको कहां बेचना, कैसे बेचना, ये सरकार की चिंता रहेगी, लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान अपना काम, किसानों का जो धान खरीदी का, धान का जो व्यापार है, व्यवसाय है, धान की जो उपज है उसको 100% खरीदने की गारंटी हमारी। आखिर में आने वाले दिनों में अगली बार सरकार आई तो हमारे पास क्या क्या करने के लिए रहेगा। पिछली बार हमने बहुत धूम धड़ाके के साथ कर्ज माफी की। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि ऐसी कर्ज माफी की कि रमन सिंह का भी कर्ज माफ हो गया। यानी सारे बीजेपी वालों का तो हुआ ही हुआ, जो बीजेपी के आउटगोइंग जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी कर्ज माफी का लाभ मिला। मेरे को 14-15 लाख रुपए मिले उनको भी। आने वाले दिनों में, आने वाले 5 वर्षों में भी किसानों की कर्ज माफी का प्रोग्राम है हमारा। खुद बघेल साहब ने घोषणा की है, जो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि चुनाव की हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे अगली बार फिर से सरकार में आएंगे तो। दूसरा विषय हमारा है कि लगभग 17 से 50 लाख गरीबों को फ्री में घर देने का विचार है। यह हमारा दूसरा एजेंडा है। जैसे पिछली बार जो हमने जो एजेंडा घोषित की थी उसको लागू किया, बिल्कुल अगली बार हम सबसे पहले कर्ज माफी के एजेंडे पे है। दूसरा एजेंडा हमारा लोगों को एक मुफ्त आवास देने की योजना है। तीसरा है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। आपका कितना उपज हुआ, ज्यादा कम, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रत्येक किसान से उसके प्रति एकड़ जो उसकी यील्ड होगी उसमें से 20 क्विंटल धान सरकार खरीदेगी, इसकी गारंटी किसानों को हम देते हैं। आखिरी बड़ा मुद्दा जो है वो जाति जनगणना का है। मुझे एक विषय मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। पूरे देश में इस समय जातिगत जनगणना का एक विषय चल रहा है और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार से मांग की है। बिहार में जातिगत सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आई है। कर्नाटक में भी जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी रिलीज हो सकती है। हम चाहते पूरे देश में हो। हमने अपना एजेंडा घोषित किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम करके देंगे। लोग सवाल पूछ सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्यों नहीं किया। यह सवाल पूछा जा रहा है। जिनको छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प चीज है और बड़ी मजेदार चीज है कि केंद्र सरकार के पास, हाँ, पूरे देश में इस समय आरक्षण का एक जो वो है लिमिट है, कैप है, वो 50% है। 50% से ज्यादा नहीं देंगे। कुछ राज्यों ने, जैसे तमिलनाडु वगैरह ने 60-65% कर दिया। आज महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई यही चल रही है। जो मराठा लोग आरक्षण मांग रहे हैं, अगर उनको अलग से आरक्षण देते हैं 50% की जो मर्यादा है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है। उसका इलाज एक ही है कि केंद्र सरकार या तो अध्यादेश जारी करे या फिर राज्य सरकारें अपनी विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजें। ऐसे में पिछले 5 वर्षों में जो हमारा चौथा एजेंडा है जातिगत जनगणना, उससे जुड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया है। उसको कानून बना, विधेयक पास किया, कानून तब बनेगा जब राज्यपाल महोदय उस पर ठप्पा मारेंगे।
पिछले 9 महीने से वो विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार के पास कॉपी गई है, केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है और उसमें बड़े तरीके से पूरे आरक्षण का एक नया मॉडल सजेस्ट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि यह मॉडल पूरे देश को मार्ग प्रशस्त करने वाला मॉडल हो सकता है। इसके तहत चूंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा एसटी है, इसलिए यहां पर ज्यादा एसटी रिजर्वेशन की बात हो रही है। ट्राइबल समुदाय को 32% रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव है जो कि विधानसभा में पास हो चुका है। एससी समाज यानी दलित समाज को 13% देने का प्रस्ताव है। ओबीसी 27% ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जो ईबीसी होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, जिसमें कोई जरूरी नहीं कि वो दलित या एसटी जाति या ओबीसी का हो, ब्राह्मण जो सवर्ण समाज के लोग भी हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जो जिनको ईबीसी कैटेगरी में रखा जाता है, जो गरीब होते हैं लेकिन वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए 4% का प्रावधान है और कुल मिला के 76% आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का एक विधेयक पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया। 9 महीने से राज्यपाल महोदय चुपचाप बैठे। केंद्र सरकार को बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है, उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर आरएसएस के तरफ से या बीजेपी के बड़े नेताओं के तरफ से, नरेंद्र मोदी के तरफ से आमतौर पर नहीं आता, वो सावधानी से पेश आते हैं, लेकिन बाकी नेताओं की तरफ से समय समय पर आरक्षण के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें आती रहती है। आरक्षण बहुत घातक है, आरक्षण से समाज टूट जाएगा, आरक्षण सवर्ण विरोधी है, आरक्षण का लाभ इसको नहीं मिल रहा है। जब राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की और कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, सबसे बड़ी जाति गरीबी है। ये कहने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान की सच्चाई जातिगत व्यवस्था है। यह खुद परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया। यह हिंदू धर्म, हिंदू व्यवस्था में जाति व्यवस्था है, उसको उखाड़कर फेंकने की क्षमता किसी में नहीं है और उस जाति व्यवस्था की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बहुत पीछे छूट गए, उनको आगे लाना है और इस सच्चाई को स्वीकार किया था संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने तब आरक्षण की व्यवस्था की थी एससी एसटी के लिए, लेकिन धीरे धीरे मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी समाज की बात आई। यानी हर हाल में आरक्षण एक असलियत है, उस असलियत को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसी को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी जी ने मांग की, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रिजेक्ट किया। और अब जब मैं ये छत्तीसगढ़ के इस विधेयक की बात कर रहा हूं, तब मुझे समझ में आ रहा है एक बहुत ही सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया गया है। एक बहुत अच्छा कानून, बहुत अच्छी कानूनी व्यवस्था तैयार करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा से पारित करके रखा है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रही है केंद्र सरकार या उनका प्रतिनिधि राज्यपाल। इसका मतलब वो बुनियादी तौर पर आरक्षण के खिलाफ है। वो बुनियादी तौर पर नहीं चाहते कि समाज में एक सामाजिक सामंजस्य स्थापित हो। जो बहुत पीछे छूट गया वर्ग है, उसको एक मौका मिले आगे आने का, जिसकी संतुष्टि, जिसकी संपुष्टि संविधान सभा में हमारे पूर्वजों ने भी की थी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है, जिसका नतीजा पूरे देश में धीरे धीरे दिख रहा है। महाराष्ट्र तो भी लगातार जला पड़ा है इस पूरे विषय को लेकर के। तो ये एक अच्छा, इस छत्तीसगढ़ मॉडल का एक बड़ा अच्छा पिलर एक ये भी है। आखिरी बात में जो नगर नार, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे नगर नार के बारे में। नगर नार के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम लोग नहीं कहना चाहिए हमको, मुझे खुद कहने में शर्म आती है कभी कभी कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ये सोच के मुझे शर्म आती है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी, हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन अक्सर कई ऐसी बातें आती है जिससे यह स्थापित हो जाता है कि हाँ यार, सच में झूठ बोल गए। इधर बस्तर आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा कि नगर नार संयंत्र को बेचने का या इसके निजीकरण का या इसके विनिवेशीकरण का, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है, ये बोल के गए। यहां एक पूरा पत्रक है हमारे पास, जिसमें
नगर नार संयंत्र शुरू होने से पहले ही बेचने की तैयारी केंद्र सरकार चला रही है, इसके सारे सबूत उपलब्ध है। 14 अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एमएमडीसी के नगर नार स्टील प्लांट में 50.79% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार के वित्त विभाग के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, यानी जिसको दीपम कहते हैं, वो सौंपा गया उसको। यह निर्णय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति द्वारा लिया गया। इस बैठक में नगर नार स्टील प्लांट के राजनीतिक विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दीपम ने 2 दिसंबर 2022 को नगर नार की रणनीतिक बिक्री हेतु प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की। इस निविदा के संबंध में निजी निवेशकों को अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2022 तथा बोली जमा करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी 2023 रखी गई थी। दीपम का नोटिफिकेशन है। समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार विदित होता है कि नगर नार स्टील प्लांट को खरीदने के लिए 5 निजी कंपनियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उनमें से सबसे प्रमुख है जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट, जेएसडब्ल्यू, फिर वो जिंदल का ही है, एसआर एंड सबसे जो इनके प्रिय हैं अदानी समूह। 23 फरवरी 2023 की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। एमएमडीसी, एक बार मैं बस खत्म कर रहा हूं भैया, थोड़ा सा रुक जाना। एनएमडीसी के चेयरमैन अमिताभ मुखर्जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया था कि एनएमडीसी स्टील प्लांट का विनिवेश की प्रक्रिया प्लांट की कमीशनिंग के बाद तेजी आएगी। समाचार पत्र संग्रह इस बात की संभावना है कि राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये आपको उपलब्ध करा दे, हम तो डाल देंगे, दे देंगे, लेकिन थोड़ा हम भी पढ़ने का आनंद ले लेना। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक मिनट खत्म करता हूं। तो नगर नार प्लांट को विधानसभा चुनाव के बाद बेच दिया जाएगा, यह केंद्र सरकार का फैसला है। यह बस्तर की जनता को हम बता देना चाहते हैं साफ शब्दों में। साथ में भी बताना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल दे रखा है कि अगर आपको बेचना ही है तो पहली प्राथमिकता स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, राज्य सरकार को दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन ये अपने किसी फेवरेट उद्योगपति को देंगे, और इसमें कौन सबसे फेवरेट उद्योगपति है आपको, हमको, सबको मालूम है। मुझे लगता है उसके हाथ में जाएगा। उसको जाने देने से रोकने के लिए बस्तर की जनता को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर के लोगों की जमीन लेकर के यह सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया। आज वो बस्तर के लोग कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा हुआ, अपनी जमीन छीन ली गई झूठ बोल करके, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, ऐसा हम आपके सामने वचन देते हैं। धन्यवाद। अब आगे अपनी बात ले लें।